दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब एक पूरा आंदोलन छिड़ चुका था नेट न्यूट्रलिटी को लेके, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाह रहे थे अपनी मनमानी करना कि मतलब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, किसी गेम को खेलते हो तो ये उन पे भी अपना कंट्रोल कर सके। ये चाहे तो उस गेम को ब्लॉक कर दे अपनी सर्विस के ऊपर और कहें कि भैया 10 रुपये दोगे तो ये सर्विस आप यूज़ कर पाओगे, ये गेम खेल पाओगे, इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। इस तरीके की भी चीज़ें थी। और यहाँ तक कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो मान लो यूट्यूब है, आप यूट्यूब को यूज़ कर रहे हो, आपकी एक्चुअल स्पीड है 400 Mbps, लेकिन ये कहते हैं कि भैया हम आपको सिर्फ 10 Mbps ही अलाउड करते हैं कि आप उतना ही यूज़ करोगे। लेकिन हाँ, हमारे पैकेज के अंदर अगर आप हमें 10 रुपये देते हो तो हम आपको 20 Mbps की स्पीड दे देंगे। लेकिन अगर आप चलो हमें 100 रुपये दे देते हो तो पूरी अपनी जितनी आपकी स्पीड है उतना यूज़ कर सकते हो, उतनी स्पीड से यूट्यूब को देख सकते हो। तो इस तरीके के भी प्लान थे इनके कमाई के, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर ट्राई ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन, हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपने इंटरनेट दे दिया है यूज़र को, अब उसका हक है कि डेटा कहां पर खर्च करता है, उसे कहीं भी जाने दो। उसने अपनी लिमिट का डेटा जो भी उसको मिल रखा है पर डे के हिसाब से उसको यूज कर सकता है, या फिर अनलिमिटेड डेटा मिल रखा है तो फिर तो भैया आजादी आजादी है, कहीं भी जाओ। सो इस तरीके से यूजर को लूटने का प्लान था, लेकिन अब ये यूजर को नहीं लूट पाए तो अब ये चाह रहे हैं कि जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना उनको लूट लिया जाए किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, तो इनके ऊपर कहा यह जा रहा है कि ये हमारे नेटवर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हमें चार्जेस देने चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए इनसे भी। तो इस तरीके का इरादा है इनका कमाई का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मान लो जियो सिनेमा भी तो है, एयरटेल कहने लग जाए कल को कि अरे मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि ये हमारे नेटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पहुँचा रहा है, तो एयरटेल जियो से पैसे मांग रहा है। सोच के देखो दोस्तों, ई चालान का स्कैम इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट ने भैया नोटिफिकेशन जारी की है कि भैया बच के रहना, ई चालान का स्कैम चल रहा है। लेकिन उस वक्त में मैं आपको समझा नहीं पाया था कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका चालान फेक है या ओरिजिनल है। मे बी आपके पास में भी कुछ SMS आए होंगे, तो उस SMS के अंदर आप ये देखना कि जो भी लिंक आ रखी होगी वो government.in पर एंड नहीं होगी, वो कोई और ही वेबसाइट होगी, .com होगी, .in होगी, या फिर कुछ भी और ही वेबसाइट बना देंगे। और ऊपर से अगर आपका चालान होता भी है तो e-चालान.परिवहन.gov.in वेबसाइट के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ई चालान की, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका चालान हुआ है नहीं हुआ। आप डाउनलोड कर सकते हो उस चालान को, उसके बाद में देख सकते हो वहां पे आपका चालान हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि जो भी उन्होंने भेजा होगा चालान वालान उस पर कोई नंबर होगा, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि चालान हुआ है नहीं हुआ। और अगर वो डाउनलोड हो जाता है तो भैया चालान हो गया है, अगर डाउनलोड नहीं हुआ है तो साफ साफ है भैया आपके साथ में स्कैम करने की कोशिश की जा रही थी। और इन ई चालान के SMS के ऊपर कभी भी आपको कॉल नहीं करनी है। अगर वो कोई नंबर देते हैं तो उस पर भी कॉल नहीं करनी है। अगर आपको कोई लिंक देते हैं तो उस पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पेमेंट का पेज आ जाएगा। क्या पता आप उसमें अपनी पेमेंट डिटेल डालो और वो उनके पास में रिकॉर्ड हो जाए, तो उस पेज के ऊपर भी आपको नहीं जाना है। तो भैया सीधी सी बात है, ई चालान की वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, वहां से भी देख सकते हो कि आपका चालान हुआ है या नहीं हुआ। दोस्तों पाकिस्तान IMF के पास गया था, जो $3 बिलियन का लोन इन्होंने ले रखा है, उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है आपको मालूम है। तो वो वहाँ पे गया था कि भाई ये जो सब्सिडी हम लगाते थे अपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो हमें दोबारा से लगाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि जो हमने कंडीशन रखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ाओ, सब्सिडी को घटाओ और इसी के साथ साथ जो भी रेवेन्यू होगा उसमें हमें तुम्हें देते रहना होगा ताकि हमारा लोन भी कवर हो जाए। और इस तरीके से उन्होंने अपना लोन कवर करने का तरीका निकाला था, तब जाके उन्होंने 3 बिलियन लोन दिए थे पाकिस्तान को, जो कि भारी पड़ रहा है अब वहाँ के लोगों के ऊपर। तो वो गए थे कि भाई किसी तरीके से इन कंडीशनों में थोड़ी सा रिलीफ ले आओ, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। दोस्तों बिजली कड़कते हुए तो आपने ज़रूर देखा होगा, यहाँ तक कि मतलब कई बार आपने देखा होगा कि भाई बिजली नीचे तक भी गिरी है, मतलब हमारे गमलों पे गिरी थी भाई, सारे ही गमले टूट गए थे, मतलब जो भी आसपास में थे ना वो टूट गए थे। तो इस तरीके का भी सीन हुआ था। और ये बिजली कड़कना तो चलो नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको प्लेन में जब बैठते हैं अगर तब होने लग जाए तो कैसा दिखता होगा। ये कुछ ऐसा दिखता है, जब प्लेन के ऊपर आप जाते हो तब कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिलता है उन बादलों में जहाँ पर बिजली कड़क रही होती है। दोस्तों क्या आपको पता है बकिंगम पैलेस के अंदर ये जो रॉयल गार्ड खड़े होते हैं इनको काफ़ी स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। ये भी खास सोल्जर हैं जो कि सिर्फ
किंग की ही प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं पहरेदार बन के, जिनकी पूरे साल की सैलरी सिर्फ 18,000 पाउंड होती है। हालांकि ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए जाए तो ये करीबन 19 लाख रुपए हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये पैसे कम है, क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी सैलरी कम है, जो कि रैंक के साथ में बढ़ती रहती है। लेकिन जो बाहर खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और हिलते भी नहीं हैं, उनकी सैलरी कम बताई जा रही है। टिकटॉक के ऊपर ये बात काफ़ी ज़्यादा फैल रखी है कि इनकी सैलरी बढ़ाओ भैया, इतने अमीर लोगों की ये सेवा कर रहे हैं लेकिन इतनी कम सैलरी। इसी बात की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने।